हेलो बच्चों, मैं पूनम शर्मा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। आपने संधि देखा, संधि टॉपिक पढ़ा, आई होप काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। जैसा भी होता है आप मुझे कमेंट करिएगा ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ आप लोगों को चीज़ें समझ में आती है। ठीक है, तो संधि आपने सारी चीज़ें पढ़ा, सब पॉइंट टू पॉइंट हमने क्रम वाइज से पढ़ा है। कहीं भी कोई भी मिस्टेक लग रहा है, कहीं भी कोई कन्फ्यूजन लग रहा है तो आप कमेंट करिए कि मैम यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, तो वो चीज़ें हम अगली वीडियो में आपको थोड़ा सा समझाएंगे जहाँ आपको कन्फ्यूजन लग रहा है। तो आज जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा संज्ञा। तो आइए हेडिंग डालते हैं संज्ञा और लिखिए इसमें संज्ञा। सबसे पहले संज्ञा समझेंगे कि संज्ञा है क्या चीज़। कोई भी टॉपिक, जितने भी टॉपिक हैं आपके, चाहे हिंदी हो, जीएस हो, चाहे जो भी टॉपिक हो, सबसे पहले हमें उसमें देखना है कि हमें पढ़ना क्या क्या है। कोई भी टॉपिक आप शुरुआत करने से पहले आप ये देखिए कि हमें पढ़ना क्या है। छोड़ना तो बहुत कुछ होता है, ठीक है, पढ़ना हमारे क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमें वो देखना है। तो आइए इसमें देखते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले इसका हम क्या देखेंगे, इसका अर्थ क्या होता है, संज्ञा का अर्थ क्या होता है। ठीक, इसके अर्थ के बारे में समझेंगे और दूसरी बात इसकी परिभाषा क्या होती है उसके बारे में समझेंगे। परिभाषा, परिभाषा, ठीक। और तीसरा जो इसमें पॉइंट हम समझेंगे वो क्या आप समझेंगे, संज्ञा के प्रकार। प्रकार, बस इसी 3 पॉइंट में हमें अपने संज्ञा को क्या करना है, समाप्त कर देना है। बस 3 पॉइंट, और बाकी हमें कुछ नहीं देखना है। इसी 3 पॉइंट से ही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी 3 पॉइंट से ही हम अपने संज्ञा को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। तो आइए चीज़ों को समझते हुए चले। सबसे पहले जो होता है संज्ञा, संज्ञा मतलब क्या होता है, संज्ञा का जो अर्थ होता है सबसे पहले वो देख लेते हैं। सम प्लस ज्ञा, इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, संज्ञा। यहाँ पे देखिए संज्ञा का सबसे पहले हम अर्थ देखते हैं। अगर इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सम प्लस ज्ञा। अगर छोटा दिख रहा है तो मैं बोल भी रही हूँ, आप नोट करते चलिएगा। सम प्लस ज्ञा। अब ये सम का क्या मतलब होता है, सम्यक। कह रहे मैम ये सम्यक क्या होता है, सम्यक मतलब होता है पूरा। लिख लीजिए आप लोग यहाँ ब्रैकेट में, पूरा। और ज्ञा मतलब ज्ञान कराने वाला, ज्ञान कराने वाला, अर्थात जो पूरा ज्ञान कराता हो, ये लिख लीजिए, अर्थात पूरा ज्ञान कराता हो, वो क्या होता है, आपका संज्ञा होता है। आपने देखा संज्ञा क्या है, संज्ञा जिसका हमने संधि विच्छेद किया। अगर संज्ञा में संधि विच्छेद पूछा जाए तो आप सिंपल से दिख रहा है आपका क्या हो जाएगा, ये व्यंजन संधि हो जाएगा। और उसके बाद इसका जो अर्थ होता है यहाँ पे लिख लीजिए, इसका अर्थ शाब्दिक अर्थ, इसका शाब्दिक अर्थ मैं अर्थ लिख दे रही हूँ, आप लोग शाब्दिक अर्थ कर दीजिएगा। सम्यक, सम्यक मतलब पूरा होता है, ज्ञा मतलब ज्ञान कराए, अर्थात जो पूरा ज्ञान कराता है उसी को क्या कहते हैं, संज्ञा। अच्छा, ये तो अर्थ की मीनिंग में हो गया। अब आ जाइए इसकी परिभाषा देखते हैं, इसकी परिभाषा क्या होता है। संज्ञा की जो परिभाषा है आप लोग लिख लीजिए, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। जो इंपॉर्टेंट, जो फैक्चुअल पॉइंट है उसी बात करेंगे, कोई फालतू चीज़ें नहीं यहाँ पे ऐड होगा। जो आपके एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट रहेगा उसी, और जितने भी बोर्ड पे जो जो हम लिख रहे हैं सब आप अपने नोट्स में करते जाइए, क्योंकि ये पूछा जाएगा। ठीक, तो आइए इसमें देखते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या गुण के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो लिख लीजिए इसे, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या गुण के नाम, स्थान या गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा किसे कहा जाता है, कह रहा है किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या गुण के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं किसी भी व्यक्ति, वस्तु, भाव, स्थिति का जो परिचय दे रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। आप अपने तरीके से भी परिभाषा इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सिंपल से आपको जो किताबी परिभाषा दे दिए हैं
वो ऐसे ही पूछ लेगा, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या गुण के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्लियर है? तो ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि संज्ञा किसे कहते हैं, या ऐसे भी दे दिया गया किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, स्थिति का परिचय कराने वालों को क्या कहते हैं। इस तरीके से वो अपनी भाषा में भी लिख के दे सकता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ों को। आइए, आपने देखा अर्थ, परिभाषा। अब जरा प्रकार देख लेते हैं। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? कोई बताएगा संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 5 प्रकार होते हैं। और 5 कौन कौन से होते हैं आइए ज़रा देखते हैं। पहला आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक। उसके बाद जातिवाचक संज्ञा, तीसरा हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, उसके बाद आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, और जो आपका लास्ट यानी 5वां जो है वो क्या हो जाएगा? समुदाय या फिर समूहवाचक, समुदाय या फिर इसी को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, ये 5 आपकी क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं। क्लियर? व्यक्ति, जात, भाव, द्रव्य और समूह, यही आपके 5 क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं। इन 5 को कोई क्रम नहीं है कि क्रम वाइज से पूछ दिया जाएगा आपके एग्ज़ाम में कि इस क्रम में इसको लगाइए या फिर क्या, कैसे आप 4 ऑप्शन दे देंगे कौन सा क्रम सही है, ऐसा कुछ नहीं आएगा। बस आपको इतना याद रहेगा कि आपको इतना याद करना पड़ेगा कि 5 होते हैं और 5 कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक एक करके हम चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, चीज़ें आपने देख लिया सब कुछ, बस 3 पॉइंट में हमें अपना क्लियर करना है, अर्थ, परिभाषा और प्रकार। तो हमने अर्थ पूरा किया, परिभाषा पूरा किया, अब प्रकार पे एक एक करके हम बात करेंगे। तो चलिए इसको देख लेते हैं। अगला कपड़ा होगा नीचे नीचे। ये हमारा प्रकार है, एक एक करके समझते हुए चलेंगे। हेडिंग डाल लीजिए। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, सिंपल सा आपका जो हेडिंग दिया है वही बता रहा है कि इसमें क्या होता है, व्यक्ति, स्थान, किसी विशेष की यहाँ पे बोध हो रहा है, वस्तु, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इसे लिख लीजिए आप लोग। जिस संज्ञा पद में, यहाँ लिखते, जिस संज्ञा पद से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध हो। छोटा दिख रहा है तो मैं बोल भी रही हूँ। जिस संज्ञा पद से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध हो, उसी को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में एक तो व्यक्ति का बोध होना चाहिए, स्थान का बोध होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? वस्तु का बोध होना चाहिए। तो वो आपका क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ ये होता है कि व्यक्तिवाचक कौन कौन से होते हैं, यहाँ से एग्जाम पूछता है कि व्यक्तिवाचक में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, तो वो आप लिख लीजिए।
यहाँ पे उदाहरण लिख सकते हैं व्यक्तिवाचक में, किसी भी व्यक्ति का नाम ले लो, कृष्णा हो गए, अमीषा हो गया, अमीषा, या फिर रीना आदि, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। जो पूछा जाता है जो आपके एग्जाम में, वो ज़रा देखिए वो कहाँ से पूछा जाता है। हेडिंग डाल लीजिए, व्यक्तिवाचक कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। व्यक्तिवाचक कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। सबसे पहले थे पर्वतों के नाम जितने भी हैं वो किस में आ जाएंगे, व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। पर्वतों के नाम पता होगा, कंचनजंगा पर्वत है, नंदा पर्वत है, आपका विंध्याचल पर्वत है, ऐसे जितने भी पर्वत हैं वो आपके क्या आ जाएंगे, उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएंगे। तो आप लोग ये नोट करते चलिएगा कि पहला, पर्वतों के नाम, जितने भी पर्वत आपके जानते हैं वो सब आप ऐड कर लीजिएगा इसमें, ठीक है। पर्वतों के नाम क्या हो जाएंगे, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। क्लियर। दूसरा किस में पाया जाता है, पुस्तकों के नाम, पुस्तकों के नाम, जितने भी पुस्तक हैं, पुस्तक मतलब जैसे गोदान हो गया, गमन हो गया, उपन्यास हो गया, रामचरितमानस, रामायण, ये सब क्या है, पुस्तक ही है। तो ये सारे किस में आ जाएंगे, आपके व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। जितने भी पर्वत हैं वो क्या आ जाएंगे, आपके व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। जितने भी पुस्तक के नाम हैं वो किस में आ जाएंगे, व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। जितने भी पर्व और त्यौहार हैं वो भी क्या आ जाएंगे, व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। लिख लीजिए तीसरा, वो सब आप ऐड कर लीजिएगा आगे, मैं यहाँ सिर्फ बता दे रही हूँ, ऐड नहीं कर रही हूँ, तो आप लोग ऐड कर लीजिएगा 2-4 एग्जाम्पल। तीसरा किस में पूछा जाता है, पर्वों एवं त्योहारों के नाम, त्योहारों के नाम, ठीक। पर्व, जितने पर्व होते हैं और जितने त्यौहार होते हैं वो किस में आते हैं, व्यक्तिवाचक में आते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन रहेगा आप लोगों से कि पर्व और त्यौहार में अंतर क्या है, ठीक है। पर्व जो है उसमें और त्यौहार में क्या अंतर है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। जिनको पता है, जिनको नहीं पता है फिर भी प्रयास करिएगा, गूगल सर्च नहीं करना है, अपनी तरीके से जो भी पता हो वो आप बताइएगा, ठीक है। तो पर्व एवं त्यौहार के नाम जितने भी होते हैं वो क्या आते हैं, आपके व्यक्तिवाचक में आते हैं। चलिए, ये आपने देख लिया तीसरा। और क्या क्या आते हैं, चौथा पॉइंट यहाँ लिख दे रही हूँ, चौथा यहाँ डाल दे रहे हैं। आप उसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस में पर्व क्या होता है और त्यौहार क्या होता है, ठीक है। कई लोग तो पर्व और त्यौहार एक ही मानते हैं, लेकिन आप लोग मुझे बताइए, एक नहीं होते हैं, इतना मैं हिंट दे रही हूँ, अलग अलग होते हैं। चलिए, चौथा जो आपका होता है वो होता है नदी के नाम। जितने भी नदी हैं वो लिख लीजिए यहाँ पे, जितने भी नदी हैं क्या है, नदी के नाम व्यक्तिवाचक में आते हैं। जितने भी नदियाँ हैं आपकी हैं, गोदावरी नदी हो गया, आपके यमुना नदी, गंगा नदी, ये सब क्या हो गए, आपके व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे, ठीक है। अगला आप पॉइंट लिख लीजिए, 5वां पॉइंट। तो व्यक्तियों का नाम जान ही रहे हैं कि जितने भी व्यक्ति हैं, व्यक्तियों के नाम। बाकी मैं इधर लिख रही हूँ 6वां पॉइंट, ठीक है, ये नीचे लिख दे रही हूँ। जितने भी नगर एवं सड़कों के नाम हैं वो क्या हो जाएंगे, आपके व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। नगर एवं सड़कों के नाम, ये किस में आ जाएंगे, आपके व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। और क्या आता है व्यक्तिवाचक में, दिन, महीना, सप्ताह, ये सब किस में आते हैं, व्यक्तिवाचक में आते हैं। दिन, महीना, सप्ताह, ठीक, ये सब किस में आते हैं, के नाम व्यक्तिवाचक में आते हैं। एक लास्ट पॉइंट और लिख लीजिए, हालांकि आते तो बहुत कुछ है, जो इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं बता दे रही हूँ। समुद्रों के नाम, समुद्रों के नाम, ये किस में आते हैं, व्यक्तिवाचक में आते हैं, समुद्रों के नाम, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपके व्यक्तिवाचक में ये चीज़ें आते हैं। आप लोग एक एक दो एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, जो भी समुद्र है, दिन, महीना, सप्ताह, नगर एवं सड़कों के नाम जो आप लोग जानते हैं,
तो ये सारे आप थोड़ा एक आध दो एग्जाम्पल करके लिख लेंगे तो माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका व्यक्तिवाचक है। व्यक्तिवाचक में आपके व्यक्ति, स्थान और विशेष वस्तु का यहाँ पे बोध होता है। और जो आपने देखा कि पर्वतों के नाम, पुस्तकों के नाम, नगर एवं सड़कों के नाम, दिन, महीने, सप्ताहों का नाम, समुद्रों का नाम, तो ये सब आपके क्या आते हैं, व्यक्तिवाचक में आते हैं। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक, आइए समझ में आ गया? ये चीज़ें सब नोट करती है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, ये भी पूछ लेता है, तो इसे सब आप नोट करते चलिएगा। चलिए, आपने देखा अभी व्यक्तिवाचक हमने पढ़ा कि व्यक्ति में क्या क्या, कहाँ से कौन कौन से शब्द हैं जो व्यक्ति के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा, आपने ये देख लिया। अब आप क्या देखेंगे, जातिवाचक संज्ञा। हेडिंग डाल लीजिए जातिवाचक संज्ञा। थोड़ा मैं छोटा इसलिए लिख रही हूँ ताकि एक ही में आपका आ जाए, चीज़ें एक ही जगह आपको दिख जाए। ठीक है, जातिवाचक में क्या होता है, किसी जाति वर्ग का बोध होना चाहिए, किसी प्राणियों के अंतर्गत बोध होना चाहिए, या फिर वस्तुओं के या स्थानों का जो बोध यहाँ होता है, यहाँ पे क्या होता है, जातिवाचक होता है। सिंपल सा यहाँ जो मेन फोकस है वो सिर्फ जाति का बोध यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। तो इसमें लिख लीजिए कि जिस संज्ञा पद से किसी जाति या वर्ग के सभी प्राणियों, वस्तुओं एवं स्थानों का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक। उसे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक कहते हैं। यहाँ मेन फोकस आपको देखना क्या है, व्यक्तिवाचक में आपने मेन फोकस आपको व्यक्ति को देखना है कि जहाँ पे व्यक्तियों का या फिर किसी समुद्र, वो तो हमने आपको यहाँ पे लिखाया था जो लिखवाए थे। बाकी मेन फोकस जो आपका व्यक्ति है, अगर सिंपल से आपसे व्यक्तिवाचक या जातिवाचक का परिभाषा पूछ रहा है तो वहाँ पे आप जातिवाचक में आप जाति को फोकस करेंगे ज़्यादातर, और व्यक्तिवाचक में आप व्यक्ति को फोकस करेंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ पे क्या कह रहा है कि जिस संज्ञा पद से किसी जाति या वर्ग के सभी प्राणियों, वस्तुएं एवं स्थानों का जो बोध होता है उसी को हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए जरा देखते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से जातिवाचक आते हैं। तो यहाँ डाल लीजिए हेडिंग, जातिवाचक के अंतर्गत, अगर नहीं इस रेड पेन से नहीं दिख रहा, मैं बोल भी रही हूँ, जातिवाचक के अंतर्गत आने वाले नाम। ठीक, ये आपका हेडिंग हो जाएगा। और इसमें किसमें पूछा जाता है, जरा वो देखते हैं जिसमें जातिवाचक आया होता है। एक आपका पशु, मैं इसी लिखते चली जा रही हूँ, पशु, कीट पतंग, इसी में ऐड कर दे रही हूँ, कीट पतंगों और पक्षियों के नाम। ठीक, पशु, जितने भी पशु हैं, गाय, बैल, घोड़ा, हाथी, ये सब आपके किस में आ जाएंगे, जातिवाचक में आ जाएंगे। कीट पतंगों, जो भी कीट पतंग होते हैं, खटमल, मच्छर, बाकी जो भी जितने कीट पतंग आप लोग जानते हैं, वो इसके अंतर्गत किसके अंतर्गत आ जाएगा, जातिवाचक के। पक्षियों के अंतर्गत, पंछियों, जितने भी पंछी है, कौवा हो गया, मैना हो गया, तोता हो गया, ये सब आपके किसके अंतर्गत आए हैं, बुलबुल हो गया, ये सब आपके इसके अंतर्गत आएगा, जातिवाचक के अंतर। ये जितने मैं एग्जाम्पल बोल रही हूँ आप लोग चाहो तो नोट भी कर सकते हैं और करना भी चाहिए। ठीक है, 2-4 एग्जाम्पल लिख लीजिएगा सबका।
दूसरा जो जातिवाचक होता है वो होता है फूल। फूल लिख लीजिए, फूल, पेड़ पौधे, पेड़ पौधों के नाम। ठीक, यहाँ पे फूल और क्या कह रहा है, पेड़ पौधों के नाम। पेड़ पौधे जैसे हो गए आपका आम, केला, या फिर जितने भी पेड़ होते हैं जो जो आप लोग जानते हैं, पपीता वगैरह, सेब का पेड़ हो गया, संतरा का, ये सब क्या हो जाएंगे, आपके जातिवाचक में पहुंच जाएंगे। फूल, आप फूल देखते हैं, गुड़हल का फूल हो गया, गेंदा का फूल हो गया, परवल का फूल हो गया, जितने भी आप फूल जानते हैं, आपके घर में तो गाये होंगे, वो सब आप किस में आता है, जातिवाचक के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट आप नोट करते चलिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से ज़्यादातर पूछा जाता है। ठीक, अगला देख लीजिए, अगला और क्या जातिवाचक के अंतर्गत आता है, जितने भी संबंधियों हैं उनके नाम क्या आते हैं, जातिवाचक में आते हैं। तो यहाँ लिख लीजिए, संबंधियों, संबंधियों के नाम किस में आते हैं, जातिवाचक। और ये संबंधी क्या है, संबंधी मतलब जैसे चाचा, मामा, मौसा, मौसी, भाई बहन, ये सब किस में अंतर्गत आते हैं, ये जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लीजिए इसमें, सवारियाँ, सवारियाँ, जितने भी सवारियों के नाम हैं, सवारियों के नाम, सवारियों मतलब जो साधन होता है, टेम्पो हो गया, बस हो गया, ट्रक हो गया, रेलगाड़ी हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये सब आपके होते हैं जातिवाचक में आते हैं। तो ठीक है, ये 4 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पशु, कीट, पतंग और पक्षियों के नाम जितना भी आते हैं वो किस में आते हैं, जातिवाचक में आते हैं। फूल, पेड़ पौधों के नाम जातिवाचक में आते हैं। संबंधियों के नाम जातिवाचक, और सवारियों के नाम क्या होते हैं, जातिवाचक संज्ञा होते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। ये सारे पॉइंट कुछ कुछ लिख लेना, कौन सा मोटर हो गया आपका, रेलगाड़ी हो गया, साइकिल हो गई, ये सब आपके क्या हो जाएंगे, जातिवाचक। तो कुछ कुछ आप एग्जाम्पल डाल लेना। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं। चलिए, चीज़ों को तसल्ली से पढ़िए, तसल्ली से देखिए क्या क्या कहाँ हो रहा है, कुछ कठिन नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आपके लिए कठिन होगा। जब आप सब कुछ पढ़ लेंगे तो कोई कठिन नहीं। ठीक है, चलिए फिर आइए, तीसरा आप हेडिंग डाल लीजिए, भाववाचक संज्ञा। इसमें अब तीसरा क्या पढ़ेंगे हम, भाववाचक संज्ञा। हेडिंग डालिए, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होता है, मनुष्यों एवं वस्तुओं के गुण, दोष और जो आपके क्या होते हैं, अवस्था, स्थिति, जो भी इसके अंतर्गत जो भाव होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अगर भाववाचक संज्ञा, सबसे पहले आप ये मत कंफ्यूज होता कि मैम आपने व्यक्तिवाचक में वस्तु और स्थान बताया, जातिवाचक में वस्तु और स्थान बताया, इसमें कैसे कंफ्यूज हो। आपको व्यक्तिवाचक में व्यक्ति का विशेष दिखेगा, हमने कहा था उसमें व्यक्ति का विशेष होना चाहिए, जातिवाचक में जाति का विशेष दिखेगा, और भाववाचक में भाव का विशेष दिखेगा। ठीक है, जिस पे ज़्यादा प्रधानता पाई जाएगी वही आपका चीज़ें हो जाएगी। तो आइए भाववाचक में देखते हैं, इसमें कुछ लिख लीजिए, जिस संज्ञा पद से, जिस संज्ञा पद से प्राणियों, मनुष्यों और वस्तुओं के गुण दोष, अभी वहाँ सब क्या था, गुण था, यहाँ पे गुण दोष दोनों कह रहा है। ठीक है, गुण दोष स्वभाव क्या होना चाहिए, किसी संज्ञा पद से प्राणियों, मनुष्यों और वस्तुओं के क्या होते हैं, गुण होना चाहिए, दोष होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, स्वभाव होना चाहिए, स्थिति, और क्या होना चाहिए, स्थिति, और क्या होना चाहिए, कार्य, और क्या होना चाहिए, भाव, क्योंकि भाव तो मेन ही है, भाव और दशा आदि का बोध हो, या आदि का बोध कराता हो।
आदि का बोध या ज्ञान, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, बोध कराता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, इसमें सिंपल से आपसे क्या कह रहा है, चीज़ें समझिए तसल्ली पूर्वक से। इसमें कह रहा है कि आपका जिस संज्ञा पद से प्राणियों, मनुष्यों और वस्तुओं के गुण, दोष, स्वभाव, स्थिति, कार्य भाव और दशा का ज्ञान कराता है या बोध कराता है, उसी को हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, अब जरा इसमें देख लीजिए कि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन कौन से उदाहरण आते हैं, वो देख लीजिए। यहाँ लिख लीजिए एग्जाम्पल। कृतित्व, कृतित्व का हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक, दूसरा आपका हो जाएगा बचपन, बचपन। तीसरा एग्जाम्पल गौरव, ये सब एग्जाम्पल लिखवा रहे हैं, गौरव, सारे एग्जाम्पल लिख लीजिएगा आप लोग। बाकी भाववाचक नहीं समझ में आ रहा है तो हम प्रैक्टिस भी कराएंगे कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन चलेगा, तो उसमें हम और विस्तार से आपको थोड़ा समझा देंगे वहाँ। ठीक, परेशान ना होइए, जो भी यहाँ बोर्ड पे जितना जा रहा है वो चीज़ें आप देखिए। कृतित्व, बचपन, गौरव और कुछ एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिए, कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। मनुष्य, मनुष्यता हो जाएगा। ठीक, मनुष्यता हो गया। यौवन, पाँचवा हो जाएगा यौवन। हरियाली, कुशलता, कुशलता। तेजी, दूरी, 8 हो गए, दूरी हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, हाँ ठीक है, इतना एग्जाम्पल बहुत है। प्रत्येक ये सब, अच्छा एक चीज़ और है, ये सब जो चीज़ें हैं, जितने भी भाववाचक चीज़ें हैं, ये किसी न किसी से मिलकर बने हैं। जैसे भाववाचक संज्ञा विशेषण से मिलकर बना हो, भाववाचक संज्ञा अव्यय से मिलकर बना है, भाववाचक संज्ञा किसी ऐसी तरीके से सारी चीज़ें बने हुए हैं। वो यहाँ हम आपको उतना ही बता रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछेंगे, वो ज़्यादा डिटेल में चला जाएगा, वो आप समझ आपके लायक नहीं है वो चीज़ें। तो यहाँ पे बस जितना आपको, क्योंकि यूपीपी का बैच चल रहा है तो वो इतना आपके लिए सफिशेंट है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, आप देखिए। कृतित्व, बचपन, गौरव, मनुष्यता, यौवन, हरियाली, कुशलता, कमाई, जागृत, आवश्यकता, ये सब आपके क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे। लिखना चाहो तो लिख लीजिए, एक 10 कर लीजिए और आवश्यकता कर लीजिए, आवश्यकता। ठीक, 10 हो गए हैं। बाकी ये सब क्या हो जाएंगे, आपके भाववाचक संज्ञा में आ जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, फिर आगे चलते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, ठीक है। भाववाचक कई सारी चीज़ों से मिलके बनता है। विशेषण से भाववाचक कैसे बनता है, जातवाचक से भाववाचक कैसे बनता है, अव्यय से भाववाचक कैसे बनता है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे आपके सारे एग्जाम्पल मिक्स में लिखवा दिए हैं। अगर आप कहेंगे कि मैम इसको कैसे बनता है आप पढ़ा दीजिए, तो हम पढ़ा देंगे, उसके में वो नहीं है, लेकिन कोई मतलब नहीं है। ठीक, अगला आप चाहिए भाववाचक हो गया। द्रव्यवाचक संज्ञा देख लीजिए, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक, अब द्रव्यवाचक क्या संज्ञा होता है, जिसमें पदार्थ, सामग्री का या तरल, जो तरल अधिक, ऐसे देखिए द्रव्य पदार्थ जो होते हैं दो होते हैं, एक द्रव्य होता है, एक तरल पदार्थ होता है। ठीक है, पहले इसका परिभाषा लिख लीजिए, फिर बात करते हैं इस पर। इसमें लिखिए कि जब किसी संज्ञा पद से, जब किसी संज्ञा पद से किसी पदार्थ, किसी पदार्थ, सामग्री या द्रव्य, सामग्री या द्रव्य का बोध होता है,
उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, यहाँ पे हमने आपको बताया कि तरल और क्या होते हैं? द्रव्य दोनों होते हैं। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख लीजिए, तरल और द्रव्य दोनों होते हैं। तरल और द्रव्य दोनों होते हैं। इसमें सिंपल से क्या कह रहा है कि जब किसी संज्ञा पद से किसी पदार्थ सामग्री का क्या होता है? सामग्री द्रव्य का बोध कराता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जरा देखते हैं ये तरल और द्रव्य कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग डाल लीजिए तरल पदार्थ। तरल पदार्थ के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तरल पदार्थ, ये एग्जाम्पल है आपको, तरल पदार्थ। ठीक, तरल पदार्थ के अंतर्गत आपके क्या आते हैं? जैसे हो गया नारियल। नारियल पानी तो आप पिए होंगे, पिए हैं कि नहीं पिए? नहीं पिए हैं तो जाके पीजिए नारियल पानी, तो शायद दिमाग खुलेगा आप लोगों का। नारियल पानी हो गया। और दूसरा आपका क्या आ जाएगा? छाछ। छाछ जानते हैं आप लोग, जो गांव की भाषा में मट्ठा बोलते हैं। ठीक, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? लस्सी, जूस आदि लिख लीजिए, जूस आदि। ये सब जितने भी तरल पदार्थ हैं ये इसके अंतर्गत, ये तरल पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। ये क्या हो जाएगा? आदि। और उसके बाद द्रव्य पदार्थ क्या है? द्रव्य पदार्थ देख लेते हैं। द्रव्य पदार्थ, द्रव्य पदार्थ के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? आपका लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, क्या आते हैं इसके? द्रव्य पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। तो लिख लीजिए, एक दो एग्जाम्पल बहुत है। सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया, लोहा आदि। ठीक, ये आपके क्या हो जाएंगे? द्रव्य पदार्थ। तो आपने देखा द्रव्य क्या है? पदार्थ और सामग्रियों द्रव्य का बोध होता है, वहाँ पे क्या होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। उसके बाद इसमें तरल और द्रव्य दोनों पाए जाते हैं। तरल जैसे आपका नारियल, जूस, पानी, ये सब क्या हो जाएंगे? आपके तरल के अंतर्गत आ जाएंगे। और द्रव्य पदार्थ जो होते हैं, जो ठोस पदार्थ होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? द्रव्य पदार्थ करते हैं। तो ठोस पदार्थ में आपका सोना, चांदी, लोहा, लब्बा, ये सब सारे आ जाएंगे। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए, आप सही है, आप लोग समझ में आ गई चीज़ें? ठीक, ठीक है। ठीक, क्लियर? आई, अगला हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। क्या है? समुदाय, या इसी को समूह कहते हैं। समूह, आपका लास्ट क्या है? समुदाय या समूह, या फिर इसी को क्या कहते हैं? समुदाय, समुदायवाचक संज्ञा। ठीक, अब जरा देखते हैं समूह या समुदायवाचक संज्ञा क्या होते हैं, इस पर भी चर्चा कर। समूहवाचक, समुदायवाचक क्या होता है? जहाँ पे एक समूह होता है किसी चीज़ों का, गुच्छा जिसे कहते हैं। गुच्छा भी आपके इसमें इसी के अंतर्गत आएंगे। इसका पहले एग्जांपल लिख लीजिए आप लोग। जिस संज्ञा के शब्द से, जिस संज्ञा के शब्द से किसी व्यक्ति व वस्तु का पूरे समूह का नाम, वस्तु व पूरे समूह का पता चले, समूह का पता चले या चल जाएगा, तो उसी को हम क्या कहते हैं? इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख कर सकते हैं कि समूह के पता का बोध हो, मतलब ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पे वही पता चले, सिंपल सा बात वही हो गया, पता चले, उसी को हम क्या कहते हैं?
अभी मत कहना कि मैम हर जगह तो बोध लिखवाएं, यहाँ पे लिखवाएं, नहीं, बात वही होगी, अर्थ वही निकलेगा। उसे हम क्या कहते हैं, समूह या समुदाय, समुदायवाचक संज्ञा। ठीक, ये आपके क्या हो जाएंगे, समुदाय। समुदाय में क्या कर रहा है, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या समूह का पता चल जाए या उसी का बोध हो तो उसी को हम क्या कहते हैं, समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जरा देखते हैं समुदायवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो इसका एग्जाम्पल आप लोग लिखिए, उदाहरण। ठीक, उदाहरण जैसे आपका भीड़ हो गया, भीड़ क्या एक समूह ही है, तो भीड़। मेला गए कभी घूमने, मेला घूमने हैं, नहीं घूमे कि नहीं मेला, चलिए नहीं घूमे हैं तो घूमिए जी। ठीक है, भीड़ हो गया, मेला हो गया, या फिर जैसे कि आप कक्षा हो गया, क्लास हो गया, क्लास में भी भीड़ रहती है, एक समूह बना रहता है। परिवार हो गया, परिवार में भी एक समूह होता है। ठीक है, क्या इसके अंतर्गत है, झुंड हो गया, कहते हैं ना वहाँ झुंड लगी हुई, झुंड हुई, झुंड लगा के दो। ठीक, सेना हो गया, सेना में भी आपके क्या आते हैं, समूहवाचक आते हैं, ध्यान दीजिएगा, कई सारे सेनाओं को ही यहाँ पे समूहवाचक में ले लिया गया सेना। और आपका जैसे हो गया दल, या फिर सेना दल कर सकते हैं, सेना दल कर लीजिए, सेना दल। ठीक, ये क्या हो जाएंगे, आपके समूह में आ जाएंगे। गुच्छा, किसी चीज़ का गुच्छा हो, चाबियों का गुच्छा हो, या फिर आम का गुच्छा हो, केले का गुच्छा हो। दर्जन, दर्जन भी कह सकते हो, दर्जन भी आपके क्या आते हैं, समूह में आते हैं। लखीरा, लखीरा हो जाएगा, जखीरा है, लखीरा नहीं, जखीरा। जखीरा मतलब जानते हैं, ढेर, मतलब बहुत सारा। तो ये सब आपके क्या आ जाएंगे, आदि, यहाँ लिख लीजिए आदि, समूहवाचक में आ जाएंगे। ठीक, ये सब क्या आ जाएंगे, मेला, भीड़, कक्षा, परिवार, दल, गुच्छा, दर्जन, ये सब क्या आ जाएंगे, आपके समूहवाचक के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक, क्लियर है आपका कि समूहवाचक क्या है, सिंपल सा, समूह मतलब जहाँ पे भीड़ भड़क्का हो उसी को हम समूहवाचक कहते हैं। तो वो समूहवाचक तो आप तो ऐसे ही देख के पहचान लेंगे। तो ये आपके 5 पॉइंट हो गए जो हमने पढ़ लिया, यानी संज्ञा हमारा क्या हो गया, समाप्त हो गया ना जी। संज्ञा, हमने संज्ञा का अर्थ पढ़ा, संज्ञा की परिभाषा देखी और संज्ञा का प्रकार देखे, जो हमने 5 प्रकार थे, पांचों को हमने तसल्लीपूर्वक देखिए। व्यक्तिवाचक में व्यक्ति का बोध हुआ, जातिवाचक में जाति का बोध हुआ, भाववाचक में भाव का, द्रव्यवाचक में तरल द्रव्य और ठोस द्रव्य दोनों का यहाँ पे बोध कराया गया, और समूहवाचक में हमने समूह को देख लिया। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी मैं साइड में हट जाती हूँ। उसके बाद हम थोड़ा सा कई दिन से अनेक शब्दों के एक शब्द नहीं जा रहे हैं, तो कुछ हम 10-12 अनेक शब्दों के एक शब्द करवा देते हैं। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं। संज्ञा टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा, हो चुका है, हो नहीं जाएगा, हो चुका है। बाकी आप लोग भी कमेंट करिए कि अगर आपको लगता है कि मैम पहले ये टॉपिक कराया जाए, हम उसी को लेके चलेंगे। अगर आप लोगों को कोई कमेंट नहीं आता है तो इसलिए फिर मुझे मेरी मर्ज़ी से कराना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि ये टॉपिक पहले कराया जाए, इस टॉपिक में मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे बेझिझक कमेंट करिए कि मैम मुझे ये टॉपिक करना है। और हाँ, जहाँ भी आपको जैसा भी ये वीडियो देखने के बाद लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो अच्छा कमेंट करिए, बुरा लग रहा है तो बुरा कमेंट करिए, हमें भी तो पता चले कि हमारी कमी कहाँ है। या आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो मुझे और मोटिवेशन होगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग वीडियो देखने के बाद एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अनेक शब्दों के एक शब्द कर लेते हैं। आइए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग फटाफट। चलिए, ठीक, आप लोग जहाँ अनेक शब्दों के एक शब्द जहाँ कर रहे हैं, अलग पेज में हमने आपको बोला था अलग पेज में करिएगा, वही आप खोल लीजिए और वहाँ से लिखते हुए चलिए अनेक शब्दों की एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसमें
इसमें पहला लिखिए, जो व्याकरण जानता हो, जो व्याकरण जानता हो। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा अनेक शब्दों के कितने हो चुके हैं। ये 50-60 हो जाएगा तो आप मुझे कमेंट करिएगा, उसके बाद मैं चेंजेस कर दूंगी, विलोम शब्द या पर्यायवाची या कुछ और लेके आ जाएंगे, ठीक है। अनेक शब्दों के लिए सब जो व्याकरण जानता हो उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण। व्याकरण, व्याकरण, ठीक, व्याकरण कहते हैं। अगला लिखिए, जिसे एक ही संतान हो, जिसे एक ही संतान हो उसे हम क्या कहते हैं? काकवध्या। काकवध्या, ठीक, उसे हम क्या कहते हैं? काकवध्या। अगला आप लिखिए, हाथी के पीठ पर, लिखिए हाथी के पीठ पर रखा जाने वाला, हाथी के पीठ पर रखा जाने वाला आसन, इसे हम क्या बोलते हैं? हाथी के पीठ पे रखा जाने वाला आसन हम क्या बोलते हैं? हौदा। हौदा, ठीक। अगला लिखिए, किए गए उपकार को मानने वाला, किए गए उपकार को मानने वाला क्या होता है? कृतज्ञ। कृतज्ञ, ठीक, किए गए उपकार को मानने वाला क्या होता है? कृतज्ञ। अच्छा, इसी का अपोजिट दे दिया जाए कि किए गए उपकार को ना मानने वाला। अगला इसमें लिख लीजिए, किए गए उपकार को ना मानने वाला क्या हो जाएगा? कृतज्ञ, ठीक, क्या हो जाएगा? कृतज्ञ। कृतज्ञ। किए गए उपकार को मानने वाला क्या होता है? कृतज्ञ हो जाएगा, और ना किए गए उपकार को ना मानने वाला क्या हो जाएगा? कृतज्ञ हो जाएगा, ठीक। अगला लिखिए, 5 हो गए। छठा, जो आकाश में चलता हो, जो आकाश में चलता हो, खेचर, ठीक, क्या है? खेचर, ठीक है। इसे आप अच्छा लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम ऊपर से और लिखवा देते हैं। एक बार मैं इसका रिवीजन करा देती हूँ। जो व्याकरण जानता हो, कई बार आप इसको पढ़िए, जो व्याकरण जानता हो, जो व्याकरण जानता हो उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। जिसे एक ही संतान हो, जिसे एक ही संतान हो, काकवध्या कहते हैं उसे। हाथी के पीठ पर रखा जाने वाला आसन, हाथी के पीठ पर रखा जाने वाला आसन क्या होता है? हौदा होता है। किए गए उपकार को मानने वाला, किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, किए गए उपकार को ना मानने वाला कृतज्ञ, किए गए उपकार को ना मांगने वाला कृतज्ञ। और क्या हो जाएगा? जो आकाश में चलता हो उसे कहते हैं खेचर। जो आकाश में चलता है उसे क्या कहते हैं? खेचर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए, तीन से 4 बार आप लोग रिवीजन करेंगे, ऑटोमेटिक दिमाग में छप जाएगा। अगला लिखिए, इंद्र। इंद्र का इस तरीके से आप कर लीजिए। इंद्र का कई सारी चीज़ें यहाँ पूछा जाता है, तो आप ऐसे कर लीजिए, ऐसे बना लीजिएगा, ठीक है। इंद्र का घोड़ा, इंद्र का घोड़ा क्या बोलते हैं उसको? इंद्र के घोड़े को क्या बोला जाता है? उसे लिख लीजिए उच्छवा। उच्छवा, उच्च छवा, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? उच्छवा। अच्छा, अब इंद्र का ये घोड़ा हो गया। अब इंद्र का क्या कह रहा है? हाथी। पूछा जाता है आपके एग्जाम में, इंद्र का हाथी का क्या नाम है? एरावत। एरावत, इंद्र के हाथी का क्या नाम है? एरावत है।
अब इंद्र के सारथी का क्या नाम है वो भी देख लेते हैं। इंद्र के सारथी क्या नाम है? मातल। ठीक, इंद्र के सारथी का क्या नाम है? मातल। अब इंद्र के पुत्र का पूछा जाता है, इंद्र के पुत्र का क्या नाम है? तो इंद्र के पुत्र का नाम क्या है, कोई जानता है? इंद्र के पुत्र का नाम जयंत है, जयंत। ठीक, क्या है? जयंत। अब इंद्र के बाग का क्या नाम है? इंद्र के बाग बगीचा जहाँ उनका बाग था उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है नंदन। तो ये इंद्र से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ, अगर इन केस यहाँ इंद्र न दे के देवताओं का बाग भी नंदन बोला जाता है तो कंफ्यूज मत होला, जितने भी देवता उनके बाग को क्या बोला जाता है? नंदन बोला जाता है। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपने देखा इंद्र के घोड़ा, उच्छवा, हाथी, एरावत, सारथी, मातल, पुत्र, जयंत, बाग और नंदन। तो ये इंद्र से कुछ 4-5 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, इसको भी आप रिवीजन करिए और लिखिए। तो आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो पे नया टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।